शुभम हॉल से उठकर अपने कमरे में आ जाता है और इधर से उधर चलते हुए कुछ सोचने लगता है। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पिछली बार देव और अब ये निखिल। अगर इसने मुझे इतनी रात बाहर जाते देख लिया तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं इसने देव को बता दिया तो देव फिर मुझ पर गुस्सा करेगा। शुभम अपने कमरे में इधर से उधर टहल ही रहा था कि तभी उसकी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ती है। हाँ, मैं खिड़की से नीचे उतरकर तो बाहर जा ही सकता हूँ। कैसे भी करके मैं इन सब के उठने से पहले वापस आ जाऊंगा और फिर इसी रूम में आकर सो जाऊंगा। शुभम कमरे की खिड़की खोलता है और नीचे गार्डन में झांकता है। हाइट काफी ज्यादा है नीचे उतरने के लिए। मुझे एक रस्सी की जरूरत होगी। स्टोर रूम में रस्सी जरूर रखी होगी। शुभम रस्सी लाने के लिए अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। शुभम चिल्लाओ मत, मैं हूँ। क्या तुम नॉक नहीं कर सकती? अभी मेरी जान निकलने वाली थी। मैं नॉक ही करने वाली थी, तुमने अचानक डोर खोल दिया। जल्दी अंदर आओ। बताओ क्या हुआ? तुम नीचे हॉल से उठकर ऊपर क्यों आ गए? मैंने देखा तुम निखिल से कुछ बात कर रहे थे। मैं बस वहां से बाहर जाना चाहता था। उठकर जा ही रहा था कि निखिल की नींद खुल गई और उसने मुझे जाते देख लिया। इसीलिए मुझे बहाना बनाना पड़ा कि सोने अपने रूम में जा रहा हूं। तो अब तुम क्या करोगे? क्या आज भी? नहीं, आज चाहे जो भी हो जाए मैं उस अघोरी से मिलने जरूर जाऊंगा। मैं अभी स्टोर रूम में ही जा रहा था रस्सी लाने के लिए। तुम रस्सी का क्या करोगे? अब ऐसी सिचुएशन में स्किपिंग तो नहीं करूंगा। अगर मैं नीचे से गया तो दरवाजा खुलने की आवाज से फिर कोई उठ जाएगा और सारा प्लान खराब हो जाएगा। इसीलिए मुझे खिड़की से ही नीचे उतर कर जाना पड़ेगा। ओके, मैं समझ गई। जब तुम आई तो क्या निखिल सो गया था? हाँ, नीचे सब लोग सो रहे हैं, निखिल भी नींद में है। अगर कोई भी उठे और मुझे वहां ना देखे तो कह देना कि मैं हाँ, मैं कह दूंगी। तुम्हें जमीन पर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुम अपने रूम में सो रहे हो। तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है, अब तुम नीचे जाओ, मैं स्टोर रूम से रस्सी लेकर आता हूँ। शुभम, तुम अपना ख्याल रखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। मैं देव और बाकी सबको बता दूंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम किसी से कुछ मत कहना। मैं उन सबके उठने से पहले वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ। बी केयरफुल। शिल्पा शुभम के कमरे से निकलकर वापस नीचे हॉल में चली जाती है और शुभम भी रस्सी लाने स्टोर रूम चला जाता है। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल अंकुल अब भी उसी जगह रुके हुए थे। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। सर, मुझे नहीं लगता यहाँ आसपास कोई रहता होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी दूर दूर तक कोई घर या झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही है। चलो छोड़ो, हम चलते हैं। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल वापस कार में बैठकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। अंकुल, वो जंगल यहाँ से और कितना दूर है? सर, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर और आगे। मतलब 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे? नहीं सर, थोड़ा आगे से रास्ता बहुत खराब है। धीरे धीरे जाना पड़ेगा। लगभग आधा घंटा और लग सकता है। ठीक है, अब चाहे जितना भी टाइम लगे, आज रात इस जंगल को देखकर ही वापस जाएंगे। आखिर यहाँ ऐसा है क्या जो सारे रत्नागिरी के लोग यहाँ आने से डरते हैं? यस सर। सर, अब आगे रास्ता खराब है। ये क्या है अंकुल? ये रास्ता खराब नहीं है, ये तो रास्ता ही नहीं है। तुम्हें लगता है हम इस रास्ते से जा पाएंगे? सर, मैं इससे पहले एक बार यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन तब दिन का टाइम था। रास्ता अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। मैं ही डोगरा सर की जीप चलाते हुए ले गया था। ठीक है, आगे बढ़ो, धीरे धीरे ही सही। हम आज जंगल जाएंगे ही। यस सर।
डीएसपी और कांस्टेबल थोड़ी देर तक उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अंकल, और कितना रास्ता बचा है? हमें वैसे भी निकले हुए काफी टाइम हो गया। सर, अभी तो आधा रास्ता ही निकला है। 2 किलोमीटर का रास्ता और बचा है। लगता है आज की रात काफी लंबी होने वाली है। क्या हुआ अंकल, गाड़ी क्यों रोक दी? सर, मैंने गाड़ी नहीं रोकी, कार अपने आप ही बंद हो गई। क्या? ऐसे कैसे अपने आप बंद हो सकती है? अभी तक तो अच्छी तरह चल रही थी। फिर से स्टार्ट करो। यस सर। सर, कार स्टार्ट नहीं हो रही है। लगता है कोई प्रॉब्लम है। उतर के देखना पड़ेगा। आप कार में ही बैठिए, मैं देखता हूं। कांस्टेबल कार से नीचे उतर जाता है और कार का बोनट खोलकर देखने लगता है। क्या हुआ अंकल, कुछ समझ आ रहा है? नहीं सर, देखने से तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। पता नहीं कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। रुको, मैं भी आता हूं। डीएसपी मौर्य भी कार से नीचे उतरकर कांस्टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है। सर, स्टेशन कॉल करके दूसरी कार मंगवा लेते हैं। इसे टो करके ले जाएंगे। जब तक वो लोग यहाँ आएंगे तब तक तो हम लोग पैदल ही जंगल पहुंच जाएंगे। एक काम करो, स्टेशन कॉल कर दो और कार की लोकेशन बता दो। तब तक हम लोग पैदल ही जंगल से घूम कर आते हैं। जैसा आप कहें सर, लेकिन अगर जंगल में कुछ होता है तो हम वापस कैसे आएंगे? अंकल, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। यहाँ के लोग बस अंधविश्वास में ऐसी बातें करते हैं। स्टेशन से कार आने तक हम वापस भी आ जाएंगे। ठीक है सर। डीएसपी और कांस्टेबल कार वहीं छोड़कर पैदल ही जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। सर, उधर देखिए, ये रोशनी किस चीज की है? चलो चलकर देखते हैं। सर, आप श्योर है कि उस तरफ पैदल जाना ठीक होगा? अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो वापस आने में मुश्किल हो सकती है। ये सर्विस रिवॉल्वर हमें बस कमर पे लटकाने के लिए नहीं मिली है अंकल। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं रुक सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे ऊपर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। फाइनल डिसीजन तुम्हारा है। चाहो तो मेरे साथ चलो या कार में मेरा इंतजार करो। मैं थोड़ी देर में आता हूं। नहीं सर, मैं यहां नहीं रुक सकता। मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। दोनों उस कच्चे रास्ते पर उस हल्की रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाकर वो देखते हैं कि रास्ते के किनारे एक कच्ची झोपड़ी से थोड़ी दूर आग जल रही थी। सुनो, कोई है यहाँ? एक आदमी झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खोलता है और अंदर से ही झांक कर उन दोनों को देखता है। क्या हुआ भाई, क्या काम है? डीएसपी और कांस्टेबल दोनों सिविल ड्रेस में थे, इसलिए उस आदमी को लग रहा था कि वो ऐसे ही कोई दो लोग हैं। बाहर आइए काका, ये यहाँ के नए पुलिस ऑफिसर हैं। आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो आदमी बाहर आता है और हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। नमस्ते साहब, बताइए क्या बात है? मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो लकड़ी चुराने भी नहीं जाता। ये जो लकड़ी जल रही है इसे मुझे बाकी लोगों ने दिया है। मैं बदले में उन्हें चाय पिला देता हूँ। आप डरो मत, मैं यहाँ आपके लिए नहीं आया हूँ। हम तो जंगल की तरफ जा रहे थे और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा ही हुआ साहब जो आपकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई। इतनी रात जंगल में जाने में जान को बहुत खतरा है। कैसा खतरा? हम वही पता लगाने जा रहे हैं।
साहब, ये कोई चोर डकैत नहीं है जिसे आप पकड़ लेंगे। यहाँ एक नहीं कई आत्माएं भटकती रहती है। यहाँ से थोड़ा आगे एक बरगद का पेड़ है। शाम होने के बाद कोई उसके आगे नहीं जाता। अगर आपको भी किसी बड़े खतरे में नहीं पड़ना तो मेरी बात मानिए और वापस लौट जाइए। आप हमारी चिंता मत करो, हम अपना ख्याल रख लेंगे। आप बस एक काम करना, अगर हमारे और साथी यहाँ आए तो उन्हें बता देना हम इधर गए हैं। ठीक है साहब, लेकिन आप एक बार और सोच लीजिए। अगर आप लोग इस समय उधर गए तो पता नहीं उनके आने तक आप बच भी पाएंगे या नहीं। शुभम अपने रूम की खिड़की से नीचे उतरकर गार्डन में आ जाता है। मैं जैसे तैसे नीचे तो आ गया, लेकिन अब बाहर कैसे जाऊंगा? मेन गेट तो बंद है। अगर गेट खोलूंगा तो आवाज होगी, और इसकी चाबी भी अंदर है। एक काम करता हूं, बाउंड्री वॉल से छलांग लगाकर बाहर चला जाता हूं। लेकिन ये बाउंड्री वॉल भी तो इतनी ऊंची है, इसके ऊपर से छलांग कैसे मारूं? शुभम थोड़ा पीछे जाता है और फिर भागकर वॉल पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैलेस की दीवार इतनी ऊंची थी कि पूरी कोशिश करने के बाद भी शुभम उस पर नहीं चढ़ पाता। अचानक शुभम की नजर गार्डन के एक कोने पर पड़ती है। मैं भी एक नंबर का गधा हूं। वहां पे चेयर रखी है और मैं यहां कब से हाई जंप कर रहा हूं। शुभम वहां से चेयर उठाकर लाता है और उस पर चढ़कर बाउंड्री वॉल से उस पार छलांग लगा देता है। चलो, ले देकर मैं पैलेस से बाहर तो आ गया, लेकिन काफी लेट हो चुका है। मुझे किसी भी तरह देव और बाकी सबके उठने से पहले वापस आना होगा। शुभम बिना टाइम वेस्ट किए जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। उधर डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल भी पैदल जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। सर, मैंने स्टेशन में कॉल करके बता दिया है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। डोगरा सर ने कहा है कि वो किसी को गाड़ी लेकर भेज रहे हैं, लेकिन क्या? सर, उन्होंने कहा कि कोई भी इस वक्त जंगल के अंदर आने को रेडी नहीं है। हमें खुद ही पैदल कार के पास वापस जाना पड़ेगा। आई कांट बिलीव दिस। अगर पुलिस वाले ही ऐसे डरेंगे तो रत्नागिरी के आम लोग तो इन सब बातों पर विश्वास करेंगे ही। खैर छोड़ो, अभी बस चलते जाओ। आज मेरे साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ये सब बातें बस झूठे र्यूमर्स हैं और कुछ नहीं। और वैसे भी मुझे पता है, जब तक कोई स्टेशन से कार लेकर यहाँ आएगा तब तक हम वापस भी चले आएंगे। यस सर। डीएसपी और कांस्टेबल थोड़ी देर तक बिना कुछ कहे चारों तरफ टॉर्च मारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सर, ये वही बरगद का पेड़ है जिसकी वो आदमी बात कर रहा था। अब आगे हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। तुम बस मेरे साथ चलते रहो। क्या तुम्हें पता है, विधायक के भतीजे के मर्डर से एक दिन पहले यहाँ जंगल में जो मर्डर हुआ था, उनकी डेड बॉडीज कहाँ पर मिली थी? हाँ सर, मैं तब यहाँ आया था, लेकिन अभी रात में उतनी अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें यहाँ से बाई ओर जाना चाहिए। ठीक है, चलो बाई तरफ चलते हैं।
डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल दोनों कांस्टेबल के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। उधर पैलेस के हॉल में शुभम को छोड़कर बाकी सब लोग सो रहे थे। शिल्पा भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन वो अभी सोई नहीं थी। अचानक देव उठकर बैठ जाता है और सबको देखने लगता है। तभी उसकी नजर शुभम के बिस्तर पर जाती है। वहां शुभम को ना देखकर देव थोड़ा घबरा जाता है। शुभम, शुभम, क्या हुआ देव? तुम शुभम को क्यों आवाज दे रहे हो? शुभम यहीं सोया था, पता नहीं कहां चला गया। अरे शुभम को जमीन पर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सोने अपने रूम में चला गया। क्या? अपने रूम में चला गया? लेकिन उसे ऐसे बिना बताए अकेले नहीं जाना चाहिए था। मैं अभी उसे देख कर आता हूं। तुम चिंता मत करो देव, मैं अभी 2 मिनट पहले ही उसे देखने उसके रूम में गई थी, तभी उसने मुझे बताया। मुझे नहीं लगता तुम्हें फिर उसे देखने जाने की कोई जरूरत है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं नहीं जाता। सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। नहीं देव, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही वॉशरूम जाने के लिए उठी थी। चलो अब तुम भी सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। थोड़ी देर में सूरज उग जाएगा। हाँ, गुड नाइट। शुभम जंगल में काफी अंदर जा चुका था। जंगल में बिल्कुल अंधेरा था। शुभम अपने हाथ में फोन की फ्लैशलाइट पकड़े हुए आगे बढ़ता जा रहा था। पता नहीं आज इतने सारे कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। उस अघोरी की गुफा को तो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए था, पता नहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा। वो साया और तंत्रा जंगल के बीच उस तहखाने के अंदर बात कर रहे थे। अब तुम बताओगे भी कि मुझे आगे क्या करना है? रुको, आसपास कोई आदमी आया है। कोई इस वक्त जंगल में घूम रहा है। तुम तो जानती हो मैं अभी यहां से बाहर नहीं निकल सकता। तुम जाओ और मेरे लिए उसे पकड़ कर लाओ। ठीक है, मैं अभी उसे मारकर यहाँ लाती हूँ। नहीं, मारना नहीं, तुम्हें उसे जिंदा यहां लेकर आना होगा। मैंने बहुत दिनों से शिकार नहीं किया है। मुझे किसी जिंदा आदमी का खून चाहिए। ठीक है, मैं अभी उसे यहाँ लेकर आती हूँ, फिर तुम अपनी प्यास बुझा लेना। तंत्रा अचानक उस तहखाने से गायब हो जाती है और उसी औरत के वेश में रास्ते पर खड़ी हो जाती है, जैसे वो कल रात डीएसपी से मिली थी। तंत्रा दूर से ही शुभम को देखकर पहचान लेती है। ये तो वही है जो देव के साथ उस हवेली में रहता है, उसका दोस्त शुभम। लगता है आज का दिन उस साए के लिए बहुत अच्छा है। आज उसके दोनों काम पूरे हो जाएंगे। उसे एक शिकार भी मिल जाएगा और देव और अंजलि का एक साथी भी खत्म हो जाएगा। शुभम थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर रास्ते में एक औरत को खड़े देखता है। माँ जी, तुम इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस किसी से मिलने जा रहा हूँ। इस सुनसान जंगल में कौन इतनी रात तुमसे मिलेगा? माँ जी, इस जंगल में एक अघोरी रहता है। मुझे बस उसी से कुछ बात करनी है। वो एक गुफा में रहता है। मुझे उसकी गुफा नहीं मिल रही। क्या आपने उसकी गुफा देखी है? ये अच्छा मौका है। साय ने मुझे इसे उस तहखाने में जिंदा लाने के लिए कहा है। इसे बेवकूफ बनाकर वहां ले जाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। माँ जी, तुम अचानक कहाँ खो गई? हाँ,
मैं उस अघोरी को जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी गुफा तक ले जा सकती हूँ। ठीक है, प्लीज मुझे वहां तक ले चलो। मुझे लग रहा है मैं रास्ता भटक चुका हूँ। ठीक है, तुम बस मेरे पीछे चलते जाओ। वो औरत शुभम के आगे चलकर उसे रास्ता दिखाने लगती है और शुभम उसके पीछे पीछे जाने लगता है। बड़ी अजीब बात है, ये औरत इतनी रात को इस जंगल में कहाँ भटक रही है और इसे किसी चीज का डर भी नहीं है। माँ जी, उस अघोरी की गुफा यहाँ से और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर और। तुम बस मेरे पीछे पीछे चलते जाओ। शुभम और थोड़ी देर तक उस औरत के पीछे पीछे चलता रहता है। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे अच्छे से याद है, उस अघोरी की गुफा इधर नहीं है। ये औरत तो मुझे उस तहखाने की तरफ ले जा रही है जहां हमने मंदाकिनी को खत्म किया था। शुभम आगे बढ़ना बंद कर देता है और अपनी जगह पर रुककर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम रुक क्यों गए? उस अघोरी की गुफा यहाँ से थोड़ी ही दूर है। हम बस पहुँचने ही वाले हैं। माँ जी, मुझे लगता है मुझे वापस घर चलना चाहिए। उससे मैं किसी और दिन मिल लूंगा। शुभम अब तक अच्छी तरह समझ चुका था कि ये औरत उसे फंसाकर कहीं और ले जाना चाहती है। शुभम के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब इतनी दूर आ ही गए हो तो थोड़ी दूर और चल लो। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। नहीं, मैंने कहा ना मुझे वापस जाना है। शुभम पीछे मुड़ता है और तेजी से वापस जाने लगता है। तुझे क्या लगता है तू जब चाहेगा आएगा और जब मर्जी होगी चला जाएगा? मैंने कहा ना, मेरे साथ चल। अगर खुद चला तो जिंदा रहेगा, वरना मैं तुझे मार कर ले जाऊंगी। तंत्रा की बात सुनकर शुभम वहां से अपनी पूरी रफ्तार से भागने लगता है। शुभम को भागता देख तंत्रा अपना हाथ हवा में उठाती है और उसके हाथ में एक खंजर आ जाता है। तंत्रा अपनी पूरी ताकत से वो खंजर शुभम पर फेंकती है और वो खंजर शुभम की पीठ पर धंस जाता है। अंकुल, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ सर, ये आवाज इधर से आई है। लगता है कोई परेशानी में है। हमें जल्दी चलकर देखना चाहिए। जल्दी मेरे पीछे आओ। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल भागकर उस तरफ जाने लगते हैं जिधर से शुभम के चिल्लाने की आवाज आई थी। सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है उस झोपड़ी वाले आदमी की बात सही थी। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। अंकुल कोई प्रॉब्लम में है और तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। जल्दी चलो, हमें उसकी मदद करनी होगी। तंत्रा के वार से शुभम नीचे जमीन पर गिर जाता है और तंत्रा उसके सिर के पास आकर खड़ी हो जाती है। मैंने तुझसे कहा ना, अगर मेरी बात मानेगा तो जिंदा रहेगा। तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से
मुझसे बचकर भाग जाएगा? कौन हो तुम? क्या तुम्ही ने हवेली में अक्षय को मारने की कोशिश की थी? अगर मारने की कोशिश की होती तो वो जिंदा नहीं बचता। मैं तो बस उसे जन्मदिन का तोहफा देने गई थी, लेकिन वो मेरा तोहफा संभाल ही नहीं पाया। लेकिन तुम हो कौन? तंत्रा हूं मैं, तंत्रा। तुम मुझे अपनी मौत भी समझ सकते हो। लेकिन तुम हमें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो तुम्हें कब का खत्म कर चुकी होती। वो तो उसने मुझे रोक रखा है, लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे मैं और दर्द नहीं दूंगी। आज तेरा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। किसने? तुम्हें किसने हमें मारने को कहा है? अब तू ये जान के क्या करेगा? वैसे भी तू मरने ही वाला है। मुझे जानना है, बताओ। अभी मैं तुझे उसी के ही पास ले जा रही थी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन चिंता मत कर, मरने से पहले तुझे तेरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। उसने तुझे जिंदा लाने को कहा है, तुझे उसी के पास लेकर चलती हूँ। उसका काम भी पूरा हो जाएगा और तुझे तेरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तंत्रा शुभम के करीब आती है और उसे उठाने के लिए अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। कौन है वहां? क्या हो रहा है? जो भी है वहीं रुक जाओ, वरना हम फायर कर देंगे। डीएसपी और कांस्टेबल को वहां आते देख तंत्रा शुभम को वहीं छोड़कर वहां से गायब हो जाती है। सर, वहां देखिए, कोई जमीन पर पड़ा हुआ है। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल भागकर उसके पास जाते हैं। ये क्या? ये तो वही लड़का है ना जो उस हवेली में रहता है? हाँ सर, शुभम नाम है इसका। सर, इसकी पीठ से तो खून निकल रहा है। जल्दी स्टेशन कॉल करो, पता करो गाड़ी आने में और कितना टाइम लगेगा। डीएसपी मौर्य शुभम को अपनी गोद में उठा लेता है और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है। सर, स्टेशन कॉल नहीं लग रहा है। शायद यहाँ जंगल में नेटवर्क नहीं आ रहा। जल्दी चलो, हमें किसी भी तरह इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। काफी खून बह रहा है। अगर हमने जल्दी नहीं की तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। सर, मैं भी इसे उठाने में आपकी हेल्प करता हूँ। आप इसे उठाकर अकेले कितनी दूर ले जाएंगे? तुम बस सामने टॉर्च दिखाओ और जल्दी चलो। डीएसपी मौर्य शुभम को अपने हाथों में उठाकर ऐसे भाग रहा था जैसे उसने किसी आदमी को नहीं बल्कि खिलौने को उठा रखा हो। छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम जिसके भी कहने पर ऐसा। सर, ये किसकी बात कर रहा है? ये तो जंगल में अकेला पड़ा हुआ था। पता नहीं, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा था जैसे मैंने वहां किसी औरत की आवाज सुनी थी। डीएसपी और कांस्टेबल को दूर से फिर वो झोपड़ी दिखने लगती है। वहां एक पुलिस जीप खड़ी थी और उसकी लाइट जल रही थी। थैंक गॉड स्टेशन से कार आ गई है। चलो जल्दी चलो। शुभम को उठाए हुए डीएसपी मौर्य तेजी से कार की तरफ भागने लगता है। कार के पास कांस्टेबल शर्मा खड़ा हुआ था। डीएसपी को आते देख वो कार का दरवाजा खोलता है और डीएसपी मौर्य शुभम को कार की सीट पर पेट के बल लेटा देता है। कांस्टेबल, जल्दी कार स्टार्ट करो, सीधे हॉस्पिटल चलो। अंकुल, तुम किसी मैकेनिक को बुलाकर मेरी कार घर ले जाना। यस सर, आप जाइए। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल शर्मा कार में बैठते हैं और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाते हैं। सर,
इसकी पीठ पर तो बहुत गहरा घाव है। लगता है बेचारा किसी जंगली जानवर के पाले में पड़ गया। नहीं, ये घाव किसी जानवर के हमले का नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है सर? ये घाव कोई जानवर नहीं दे सकता। इसकी पीठ पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया है, जैसे कोई बड़ा चाकू। सर ये लड़का आपको मिला कहाँ? ये जंगल के बीच जमीन पर पड़ा हुआ था। मैंने इसके चारों तरफ अच्छी तरह से देखा। ना कोई आदमी था और ना कोई हथियार जिससे इस पर हमला किया गया हो। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये इतनी रात इस जंगल में आया क्यों? सर वो तो उठने के बाद ये ही बता पाएगा, या तो इसके दोस्त बता पाएंगे। पता नहीं रत्नागिरी में ये सब क्या हो रहा है। मैं पिछले 20 सालों से यहाँ पोस्टेड हूँ। पहले कभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके दोस्तों का नंबर भी मेरे पास नहीं है। पहले इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसके बाद उनको कॉल करेंगे। थोड़ी ही देर में उनकी कार हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाती है। डीएसपी मौर्य शुभम को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले जाता है। सुनो, इसे जल्दी एडमिट करो। डॉक्टर से कहो जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करे। इसका काफी खून बह चुका है। वार्ड बॉय शुभम को लेकर ऑपरेशन थिएटर में जाता है। रात के 3 बज चुके थे। पैलेस में अचानक देव की नींद खुलती है। अगर शुभम को अपने रूम में ही जाना था तो किसी को अपने साथ ले जाता। एक बार उसके रूम में देखकर आता हूं, वो ठीक तो है। देव उठकर शुभम के रूम की तरफ जाता है। शुभम के रूम की खिड़की लॉक नहीं थी। देव खिड़की को थोड़ा सा खोलता है और रूम के अंदर झांकता है। अंदर झांकने के बाद देव का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है। अंदर शुभम को ना देखकर देव बुरी तरह घबरा जाता है और बाहर सीढ़ी की तरफ भागने लगता है। अंजलि, अक्षय, निखिल, जल्दी ऊपर आओ। शुभम अपने रूम में नहीं है। देव की आवाज सुनकर सब लोग उठ जाते हैं और भागकर ऊपर आते हैं। क्या हुआ देव? क्या प्रॉब्लम है? शुभम कहीं दिख नहीं रहा। शिल्पा ने कहा था कि वो अपने रूम में है, लेकिन मैंने अभी चेक किया, शुभम यहाँ नहीं है। दरवाजा तो लॉक है, हमें फिर दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। कहीं शुभम भी बाथरूम में तो नहीं है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्षय के इंसिडेंट के बाद मैंने शंभू काका से सभी कमरों की डुप्लीकेट चाबी मंगा ली है। देव चाबी से शुभम के कमरे का दरवाजा खुलता है और सब अंदर जाकर रूम को अच्छी तरह देखने लगते हैं। शुभम यहाँ नहीं है, ना कमरे में और ना बाथरूम में। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं शुभम को वो... नहीं, ये देखो, शुभम की खिड़की पर ये रस्सी बंधी हुई है। लगता है शुभम खुद नीचे उतर कर गया है। जब वो हॉल से ऊपर आ रहा था तब मेरी नींद खुली थी। उसने कहा वो सोने अपने रूम में जा रहा है। चलो नीचे चलकर देखते हैं। पता नहीं इतनी रात शुभम अकेले कहाँ गया होगा। सभी लोग जल्दबाजी में नीचे उतरते हैं और सब तरफ शुभम को ढूंढने लगते हैं। सब लोग इधर आओ, ये देखो, ये कुर्सी यहाँ दीवार के पास क्या कर रही है? लगता है शुभम ने इस पर चढ़कर बाउंड्री पार की है। कहीं शुभम अकेले जंगल की तरफ ही तो नहीं गया? शिल्पा, तुमने कहा था कि शुभम अपने कमरे में सोया हुआ है। कहीं तुमने मुझसे झूठ तो नहीं कहा था? रात के सन्नाटे में टेलीफोन की घंटी पूरे पैलेस में गूंज रही थी। इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? मैं जाकर देखता हूं।
इतनी रात को पैलेस के टेलीफोन पर कॉल आने पर देव को लगता है कि यह शुभम का ही कॉल होगा और वो भागकर फोन उठाने पैलेस के अंदर जाता है। अब मैं क्या करूं? लगता है देव को मुझ पर शक हो गया है। शुभम ने कोई भी गड़बड़ होने पर कॉल करने को कहा था। शिल्पा चुपके से अपनी पॉकेट से फोन निकालती है और फोन छुपाकर शुभम का नंबर डायल करती है। शुभम कॉल भी नहीं उठा रहा है। कहीं वो सच में किसी मुसीबत में न फंस गया हो। अब मैं देव से क्या कहूं? क्या हुआ शिल्पा? तुम फोन में क्या देख रही हो? वो मैं शुभम को कॉल कर रही हूँ। कम से कम पता तो चले कि वो इतनी रात को अकेले कहाँ गया है। लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रहा है। देव हॉल में जाकर फोन उठाता है। हेलो, कौन? मैं रत्नागिरी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर डोगरा बोल रहा हूँ। हाँ सर, बताइए, इतनी रात को क्यों फोन किया? तुम्हारे साथ जो लड़का रहता है शुभम, वो अभी कहाँ है? सर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हम सब उसे ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन सर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, बाकी बात तुम्हें वही बताएंगे। क्या हुआ सर? शुभम ठीक तो है ना? मैंने कहा ना, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। तुम्हारे दोस्त को काफी चोट लगी है, अभी आईसीयू में है। इतनी देर में बाकी लोग भी हॉल में आ जाते हैं। क्या हुआ देव? इस वक्त किसका कॉल था? इंस्पेक्टर का कॉल था, पुलिस स्टेशन से। उसने इतनी लेट क्यों कॉल किया देव? सब कुछ ठीक है ना? उसने हमें हॉस्पिटल बुलाया है। कहा कि शुभम को काफी चोट लगी है। क्या चोट लगी है? लेकिन कैसे और कहाँ? उसने कुछ नहीं बताया, बस कहा कि हॉस्पिटल आ जाओ, बाकी सब वहीं बताएंगे। जल्दी चलो, हॉस्पिटल चलते हैं। देव पैलेस से बाहर जाता है और कार में बैठ जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे आते हैं और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। शिल्पा, हाँ देव। जब रात को मेरी नींद खुली थी और मैं शुभम को देखने उसके रूम जा रहा था, तब तुमने ही मुझे रोका था। तुमने कहा था शुभम अपने रूम में सो रहा है। हाँ देव, जब मैं उसके रूम में गई थी तब वो अपने रूम में सोया हुआ था। शिल्पा, सच सच बताओ, शुभम की जान खतरे में है। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बता दो। देव, वो... शिल्पा, डरो मत। जो भी बात है सच सच बताओ। जो होना था वो तो हो ही चुका है। देव, अक्षय पर अटैक के बाद शुभम बहुत गुस्सा था। वो बोल रहा था कि अगर हम उस साधु के भरोसे बैठे रहे तो बहुत देर हो जाएगी और हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो उस अघोरी से मिलने जंगल गया था ताकि उससे हमारे बचने का कोई तरीका पूछ सके। क्या शुभम फिर से उस अघोरी के पास गया था? उसने हमसे साफ साफ कहा था कि अगर फिर उसके पास गए तो हमें मार डालेगा। जरूर उसने ही शुभम को चोट पहुंचाई होगी। हॉस्पिटल में पुलिस हमसे जरूर इस बारे में पूछेगी। कोई भी पुलिस को शुभम के प्लान और उस अघोरी के बारे में मत बताना, वरना चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लेकिन शिल्पा, तुम्हें मुझे इस बारे में बता देना चाहिए था। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो अभी ये सिचुएशन नहीं आई होती। पता नहीं शुभम अभी किस हाल में होगा। देव, मैं क्या करती? शुभम ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। उसी ने मुझसे कहा था कि अगर किसी को शक हो तो मैं संभाल लूं। इसीलिए जब तुमने उसके बारे में पूछा तो मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। सॉरी देव। देव कार बहुत तेज चला रहा था। थोड़ी ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग कार से निकलकर हॉस्पिटल में घुसते हैं, उन्हें हॉस्पिटल के बरामदे में ही डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल शर्मा मिल जाते हैं। सर, क्या हुआ है शुभम को? घर में कॉल आया था कि उसे कोई चोट लगी है। हाँ, हमें वो जंगल के बीच घायल जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लंबी नुकीली चीज से उसकी पीठ पर वार किया है। वो तो शुक्र है
आज डीएसपी साहब जंगल में गश्त लगाने गए थे, वरना उस जंगल में रात को कोई नहीं जाता। अगर डीएसपी साहब नहीं जाते तो तुम्हारा दोस्त वही जंगल में ही पड़ा रहता। सुबह तक तो जंगली जानवर उसे खा भी जाते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा दोस्त इतनी रात को उस जंगल में करने क्या गया था, जबकि पूरी रत्नागिरी में सबको पता है कि शाम के बाद वहां खतरा होता है? पता नहीं सर, वो तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर शुभम हम सबसे छुपकर अकेले वहां क्यों गया होगा? क्या तुम में से किसी को भी नहीं पता था कि शुभम जंगल में गया था? नहीं सर, अगर हम में से किसी को भी पता होता तो हम उसे ऐसे अकेले जाने ही नहीं देते। सर, अब शुभम कैसा है? क्या हम उसे मिल सकते हैं? अभी वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर ने अब तक कुछ नहीं बताया है। तुम सबको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। क्या तुम्हें किसी पर शक है जो शुभम को मारने की कोशिश कर सकता है? नहीं सर, शुभम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ किसी को ठीक से जानता भी नहीं। भला कोई उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा? मैंने जंगल में किसी औरत की आवाज सुनी थी, काफी अजीब सी आवाज थी। डीएसपी की बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ? तुम लोग इतने शॉक्ड क्यों हो गए? ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? शुभम ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। घाव बहुत डीप है और ब्लड लॉस भी काफी हो चुका है। वो तो मौर्य सर इससे टाइम पे हॉस्पिटल ले आए। अगर थोड़ी भी देर हुई होती तो ये सरवाइव नहीं कर पाते। अभी इनको स्टिचेस लगा दिए हैं और पट्टी बांध दी है। डॉक्टर, शुभम ठीक तो हो जाएगा ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। एक बार इन्हें होश आ जाए उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। कंडीशन स्टेबल होने के बाद भी उन्हें कुछ दिन एडमिट रहना होगा। ऐसी कंडीशन में हम इन्हें डिस्चार्ज नहीं दे सकते। मैं चलता हूँ, मुझे और भी पेशेंट्स को देखना है। आप लोग चाहे तो अंदर जाकर उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और बाकी लोग शुभम को देखने उसके रूम में चले जाते हैं। शुभम बेड पर उल्टा लेटा हुआ था और उसकी पीठ पर पट्टी बंधी हुई थी। ये शुभम भी ना कभी मेरी बात नहीं सुनता। अगर इसे उस अघोरी से मिलने जाना ही था तो मुझे बताता, मैं भी उसके साथ चला जाता। कम से कम मैं इसकी ये हालत तो नहीं होने देता। आप लोग अपने दोस्त का ख्याल रखो, लेकिन जैसे ही इसे होश आए मुझे इन्फॉर्म कर देना। इनका स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है। यस सर। डीएसपी पीछे मुड़कर वहां से जाने लगता है। सर। हाँ सर, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो आज। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। इनका ख्याल रखो। डीएसपी मौर्य हॉस्पिटल से निकलकर चला जाता है। उस अंधेरे तहखाने में तंत्रा और वो साया एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैं बस उसे तुम्हारे पास लाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से वो पुलिस ऑफिसर वहां आ गया जिस पर तुमने मुझे नजर रखने भेजा था। इसलिए मुझे उस लड़के को वहीं छोड़कर आना पड़ा। मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था और तुम वो भी नहीं कर पाई। वो खुद चलकर हमारे पास आया था। अगर आज तुम उसे मार देती तो उन सब की ताकत कम हो जाती और शुभम की मौत के बाद उनका डर भी कई गुना बढ़ जाता। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर भरोसा किया। मुझे खुद ही ये काम करना चाहिए था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब तक बस तुम्हारे कारण ही रुकी हुई थी। उन सबको खत्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं अपना अधूरा काम जल्द ही पूरा कर दूंगी।
देव, अंजलि, अक्षय, निखिल और शिल्पा हॉस्पिटल के उस रूम में खड़े शुभम को देख रहे थे। तभी डॉक्टर उस रूम के अंदर आता है और रूम में लगे मॉनिटर्स को देखने लगता है। क्या हुआ सर? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, इनकी कंडीशन अब स्टेबल हो रही है। कल तक इन्हें होश आ जाएगा। अब आप सबको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। आप लोग अब घर जा सकते हैं। अगर चाहो तो एक यहाँ रुक सकता है। एक पेशेंट के साथ केवल एक ही आदमी को रुकना अलाउड है। ओके डॉक्टर, हम सब थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर वापस उस रूम से बाहर निकलकर किसी दूसरे वार्ड में चला जाता है। अक्षय, तुम इन सबको लेकर पैलेस चले जाओ। मैं यहीं शुभम के साथ हॉस्पिटल में रुकता हूँ। नहीं देव, शुभम के साथ यहाँ मैं रुकूंगा। तू जा और आराम कर। तू बहुत थक गया है। अक्षय, तुम कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो। तुम्हारी तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन देव। अक्षय, देव बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए और ना ही तुम्हें देव। तुम सब वापस चले जाओ। शुभम के साथ यहाँ मैं रुक जाता हूँ। नहीं निखिल, शुभम के साथ मुझे रुकने दो। मैंने कहा ना, तुम सब जाओ। वैसे भी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। दोपहर तक मैं शुभम के साथ यहाँ रुक जाता हूँ। इसके होश में आने के बाद तुम में से कोई आ जाना और मेरी जगह रुक जाना। ठीक है, हम सब जा रहे हैं। तुम शुभम का ख्याल रखो और जैसे ही उसे होश आए मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। हाँ। निखिल को अंदर शुभम के साथ छोड़कर देव और बाकी सब हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं और अपनी कार में बैठकर पैलेस के लिए निकल जाते हैं। आई एम सॉरी गाइस, मेरी गलती की वजह से ही शुभम इस हालत में है। मुझे उसे अकेले जंगल में नहीं जाने देना चाहिए था। अब रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है शिल्पा। जो होना था वो हो चुका है। शुक्र है डीएसपी मौर्य टाइम पे वहां पहुंच गया। अगर वो नहीं होता तो सच में हम शुभम को खो देते। पहले मुझे डीएसपी को देखकर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब लग रहा है वो भी अच्छा आदमी है। वो उस इंस्पेक्टर डोगरा की तरह नहीं है। हाँ, मुझे भी वो काफी जेन्युइन लगता है। शायद हमें उसे उस रात की सारी बात बता देनी चाहिए कि उन 5 के मर्डर से पहले हमारी उनसे लड़ाई हुई थी। मुझे पूरा यकीन है डीएसपी हमारी बात जरूर समझेगा। हम इस बारे में सोचेंगे। फिलहाल हमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले शुभम को होश आ जाए और सारी बात पता चल जाए, उसके बाद ही हम आगे कुछ सोचेंगे। और तुमने उसकी बात सुनी? उसी डीएसपी मौर्य की। उसने कहा कि जहां उसे शुभम घायल मिला वहां उसने किसी औरत की आवाज सुनी। कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसने तुम पर अटैक किया था? हाँ अंजलि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये जरूर उसी का काम होगा। अगर उस रात देव सही टाइम पे नहीं आया होता तो आज मेरा हाल भी शुभम की तरह होता। थैंक यू देव, और सॉरी, मैंने गुस्से में तुझे कितना कुछ कह दिया। तूने वो मूवी नहीं देखी, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू? और तू तो सॉरी और थैंक यू दोनों एक साथ बोल रहा है। देव की बात सुनकर सबके चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल आ जाती है। अब हमारे पास पुरानी बातों के लिए टाइम नहीं है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। आखिर ये औरत है कौन और हमारे पीछे क्यों पड़ी है? हाँ, उस अघोरी और साधु ने हमें एक साये के बारे में तो बताया था, लेकिन इस औरत के बारे में कुछ नहीं बताया। बस शुभम को जल्दी होश आ जाए, फिर शायद हमें उस औरत के बारे में कुछ पता चल सकता है। थोड़ी देर में पैलेस आ जाता है और वो सब कार से उतरकर पैलेस के अंदर चले जाते हैं। जाओ, सभी थोड़ी देर आराम कर लो। आज की रात हम सब के लिए काफी मुश्किल रही है। जैसे ही शुभम को होश आने की खबर आएगी मैं तुम सबको बता दूंगा। साधु के आश्रम में
साधु अपने आसन पर बैठे हुए ध्यान में थे और ऋषि वहीं उनके पास जमीन पर बैठा हुआ था। साधु धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। क्या हुआ गुरुजी? आप पिछले कुछ दिनों से थोड़े चिंतित लग रहे हैं। क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? हाँ, उन सब बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और वो सब कई परेशानियों में फंसे हुए हैं और मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन गुरुजी, आप उन्हीं के लिए तो ये साधना कर रहे हैं। हाँ, इस साधना के पूरे होने के बाद शायद मैं उनकी मदद कर सकूं, लेकिन मुझे डर है जब तक मेरी ये साधना पूरी हो तब तक उन बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, और जब तक ये साधना पूरी नहीं हो जाती मैं अपना आसन भी नहीं छोड़ सकता। अब हमें क्या करना होगा गुरुजी? अभी इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक बार ये साधना पूरी हो जाए उसके बाद हम उनके पास रत्नागिरी चलेंगे। सुबह के 7 बज चुके थे। शुभम अब भी बेहोश लेटा हुआ था और निखिल उसके पास ही एक चेयर पर बैठा उसे देख रहा था। ये शुभम हर बार मेरे रास्ते में आया है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे इस हालत में देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। मैंने तो खुद ही इसे मारना चाहा था। लगता है वृंदा के साथ रहकर मैं भी पूरी तरह होश खो बैठा था और अब पता नहीं वो भी कहाँ गायब हो गई है। डीएसपी ने कहा कि उसने किसी औरत की आवाज सुनी थी। कहीं ये वृंदा का ही काम तो नहीं है? अगर वो वापस आ गई तो इस बार वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब मैं और इस जगह नहीं रुक सकता। सही मौका देखकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। देव, अक्षय, कहाँ हो तुम लोग? शुभम, तुम उठ गए? हिलो मत, वैसे ही लेटे रहो। तुम्हारी पीठ पे पट्टी बंधी हुई है। निखिल, तुम यहाँ और बाकी लोग कहाँ हैं? तुम काफी देर से बेहोश थे। सब लोग थोड़ी देर पहले ही पैलेस गए हैं। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। मैंने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने मेरी पीठ पर वो खंजर मार दिया। किसने शुभम? वृंदा ने? इन्हें होश आ गया है। आप थोड़ी देर बाहर आ जाइए, डॉक्टर आ रहे हैं। इनके कुछ टेस्ट करने हैं। शुभम, मैं थोड़ी देर बाहर बैठता हूँ, डॉक्टर आ रहे हैं। तब तक मैं बाकी लोगों को बुला लेता हूँ। रूम में शुभम को अकेला छोड़कर निखिल बाहर निकल जाता है। कांस्टेबल शर्मा भी उसी रूम के बाहर बैठा हुआ था जहां शुभम एडमिट था। ये डीएसपी साहब ने भी मुझे कहां फंसा दिया। कल रात से यहीं बैठा हुआ हूं। इतना काम तो मैंने अपनी पूरी सर्विस में नहीं किया जितना रिटायरमेंट के समय करना पड़ रहा है। पता नहीं इस लड़के को कब होश आएगा और कब मैं घर जा पाऊंगा। तभी निखिल उस कमरे से निकलकर बाहर आता है और कांस्टेबल शर्मा के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। क्या हुआ? तुम बाहर क्यों आ गए? वो डॉक्टर कुछ टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे बाहर जाने को कहा। क्या उसे होश आ गया? हाँ। फिर किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सबसे कहा था उसे होश आते ही सबसे पहले मुझे खबर दे। वो जस्ट अभी उठा। कांस्टेबल शर्मा पॉकेट से अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। जय हिंद सर। सर, उस लड़के को होश आ गया है। डॉक्टर अभी कुछ टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम उससे मिल सकते हैं। अभी वहां उसके साथ कौन है? उसका एक दोस्त है बस। क्या नाम है तुम्हारा? निखिल।
सर निखिल नाम का लड़का है। सर अब मैं घर जाऊं? पूरी रात से यहीं बैठा हुआ हूं, सो भी नहीं पाया। यहाँ के मच्छरों ने परेशान कर दिया है। शर्मा जी थोड़ी देर और रुकिए, मैं बस हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहा हूँ। घर जाकर आज आप छुट्टी ले लेना, और हाँ, जब तक मैं ना आ जाऊं किसी को उस लड़के से मिलने मत देना। जी सर। अंदर रूम में बस शुभम और वो नर्स थी। कांस्टेबल और निखिल बाहर बैठे हुए थे कि तभी रूम के अंदर से शुभम के चिल्लाने की आवाज आती है। रूम के अंदर से शुभम के चिल्लाने की आवाज सुनकर निखिल और कांस्टेबल शर्मा भागते हुए रूम के अंदर जाते हैं। रूम के अंदर शुभम अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो नर्स भी शुभम से थोड़ी ही दूर खड़ी थी। उसने अपने हाथों में एक इंजेक्शन पकड़ रखा था। क्या हुआ? तुम इतनी जोर से चीखे क्यों? हाँ शुभम, क्या हुआ? शुभम के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इसे क्या हुआ मिस? ये इतनी जोर से क्यों चीखा? पता नहीं, मैं तो बस इसे इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ रही थी। मुझे देखकर ये अचानक ऐसे चिल्लाया जैसे कोई भूतनी देख ली हो। निखिल रूम में रखे एक टेबल के ऊपर से पानी का गिलास उठाता है और शुभम को देता है। शुभम गिलास से थोड़ा सा पानी पीता है और अपनी डर भरी आंखों से निखिल की तरफ देखता है। शुभम, मुझे नहीं पता था कि तू अभी भी इंजेक्शन से इतना डरता है। तेरी आवाज सुनकर तो हम भी डर गए थे। मैं इंजेक्शन के कारण नहीं डरा निखिल। जब मैं नर्स को मेरी तरफ आते हुए देख रहा था तो मुझे लगा जैसे क्या शुभम? मुझे लगा जैसे वो औरत फिर से अपने हाथों में खंजर लेकर मुझे मारने आ रही है। औरत? कौन थी वो औरत? वो अभी इनसे ये सब बात करने का सही टाइम नहीं है। इन्हें उस इंसिडेंट का काफी बुरा सदमा लगा है। बार बार याद दिलाने से इन्हें और तकलीफ होगी। मैं तो बस आप सब थोड़ी देर बाहर आ जाइए। जो भी इनके साथ है बस वही अंदर रहिए और इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। नर्स, तुम इन्हें मेडिसिन और इंजेक्शन दे दो। नर्स शुभम को दवाई देती है और फिर कांस्टेबल शर्मा और नर्स वहां से बाहर चले जाते हैं। अब फिर से रूम में बस शुभम और निखिल ही थे। ये वही औरत थी जिसने पैलेस में अक्षय को मारने की कोशिश की थी। वो मुझे भी मारकर उसके पास ले जाने वाली थी। निखिल को ये सब बताते हुए शुभम के चेहरे पर पसीना आने लगता है। भाई, तू अभी उन सब के बारे में मत सोच, बस आराम कर। डॉक्टर ने कहा ना, वो सब याद करना तेरे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, बस इतना याद रखना कि अभी हमें पुलिस को इन सब के बारे में नहीं बताना है। देव ने कहा है इससे सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। थोड़ी देर में वो डीएसपी भी यहाँ आ जाएगा और तुझसे सच जानने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, मैं समझ गया। निखिल की बात सुनकर शुभम आंखें बंद करके अपने बेड पर लेट जाता है और निखिल भी वहीं चेयर पर बैठ जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद डीएसपी मौर्य की कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। डीएसपी की कार की आवाज सुनकर कांस्टेबल शर्मा हॉस्पिटल से बाहर आता है।
जय हिंद सर। शर्मा जी, आप यहाँ? मैंने आपसे कहा था ना, जब तक मैं ना आ जाऊं उस लड़के को अकेला मत छोड़ना। सर मैं तो वही उसके पास ही था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे वहां से बाहर जाने को कहा, इसीलिए मुझे बाहर आना पड़ा। सिर्फ उसका वो दोस्त निखिल उसके साथ है। उसने कुछ बताया? सर वो किसी औरत की बात कर रहा था कि उसने खंजर से उस पर वार किया। मैंने कहा था ना, मैंने वहां किसी औरत की आवाज सुनी थी। क्या बताया उसने? कौन थी वो? सर वो बता ही रहा था कि डॉक्टर ने मुझे कमरे से बाहर जाने को कह दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद उससे पूछ लूंगा। सर मैं घर जाऊं? रात से पत्नी का 10 बार कॉल आ चुका है। हाँ हाँ शर्मा जी, आप जाइए। अब होम मिनिस्टर बुला रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। अंकुल, मैं अंदर जा रहा हूं, तुम कार पार्क करके आओ। कांस्टेबल शर्मा वहां से निकल जाता है और डीएसपी अंदर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, अब तो उसे होश आ गया है, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? उससे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। उसे होश तो आ गया है, लेकिन अब भी वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आया है। आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिएगा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। इतने में कांस्टेबल अंकुल भी कार पार्क करके अंदर आ जाता है और दोनों उस रूम में चले जाते हैं जहां शुभम एडमिट था। शुभम उठकर अपने बेड पर बैठा हुआ था। अब तुम कैसे हो? पहले से ठीक हूं सर, लेकिन अब भी काफी दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ही, तुम्हारी पीठ पर कोई छोटी मोटी चोट नहीं आई है। देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरा खंजर तुम्हारी पीठ में घोंप दिया है। डीएसपी की बात सुनकर शुभम हैरान रह जाता है। आखिर डीएसपी को यह कैसे पता चला? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। शुभम, तुम इतनी रात को उस जंगल में क्या करने गए थे, वो भी अकेले? सर वो मैं रत्नागिरी के जंगल की एक नाइट वीडियो शूट करना चाहता था, इसीलिए वहां गया था। अगर मैं इन सबको बताता तो ये लोग मुझे नहीं जाने देते। इन लोगों को लगता है कि शाम के बाद जंगल में आत्माएं रहती है ना? हाँ सर, इसीलिए मुझे छुपकर अकेले जाना पड़ा। और तुम पर खंजर किसने मारा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मैं ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन जंगल में किसी जानवर ने मुझ पर पीछे से अटैक कर दिया और मैं जंगल में ही बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में था। देखो, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा घाव देखकर कोई भी बता सकता है ये किसी जानवर का नहीं है। और थोड़ी देर पहले तुम ही बता रहे थे किसी औरत ने खंजर से तुम पर वार किया। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बात थी मैंने आपको बता दी। आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? अपनी आवाज कम करो और थोड़ी तमीज से बात करो। अगर मौर्य सर सही टाइम पे वहां नहीं पहुंचते तो अब तक कई जानवर सच में तुम्हें खा चुके होते। अगर तुम अभी जिंदा हो तो सिर्फ मौर्य सर के कारण। कांस्टेबल अंकुल की बात सुनकर शुभम शांत हो जाता है और उसका सिर शर्मिंदगी से नीचे झुक जाता है। देखो शुभम, मुझे पता है तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, लेकिन मेरी बात मानो। हमसे झूठ बोलकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हम इस प्रॉब्लम से निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे। खैर कोई बात नहीं, अभी तुम रेस्ट करो। अगर कुछ भी बताने का मन करे तो अंकुल तुम्हें मेरा नंबर दे देगा। यस सर। डीएसपी और कांस्टेबल अंकुल उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलते हैं, उन्हें देव और बाकी दोस्त वहीं मिल जाते हैं। टेंशन मत लो, तुम्हारा दोस्त अब ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके कारण ही शुभम ठीक है।
तुम सबके थैंक्स बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सच तो तुम लोग बताने नहीं वाले। ना तुम्हारे दोस्त ने बताया और ना तुम लोग बताओगे। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मुझे अच्छी तरह पता है तुम सब कुछ तो छुपा रहे हो। जहां भी कुछ गलत होता है वहां हर बार तुम लोग ही क्यों मौजूद होते हो? एक्सक्यूज मी। हाँ, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। फॉरेंसिक लैब से कॉल था। तुम सबके डीएनए और फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट आ गए हैं। डीएसपी की बात सुनकर देव के अलावा बाकी सबके चेहरे डर से भर जाते हैं। तो क्या आया सर उस रिपोर्ट में? कुछ नहीं। ना तुम सबका डीएनए उस हेयर सैंपल के साथ मैच हुआ और ना ही फिंगरप्रिंट्स। सर, मैं कब से आपको यही समझा रहा हूं। हमारा विश्वास कीजिए, हमने कोई भी क्राइम नहीं किया है। वो तो मैं भी जानता हूं कि तुम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन तुम लोग कुछ तो जानते हो जो बता नहीं रहे। जाओ, अपने दोस्त से मिल लो, बेचारा काफी तकलीफ में है। जी सर। डीएसपी हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। कांस्टेबल अंकुल अब तक पार्किंग से कार लेकर आ चुका था। देव और बाकी सब शुभम के रूम में चले जाते हैं। देव, तूने ये कैसे किया? हमारे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए मैच कैसे नहीं हुए? हाँ देव, तुमने सच में ये कैसे किया? तुम लोगों ने तो उन पांचों को कितनी बार टच किया था, फिर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स कैसे मैच नहीं हुए? वो मैं तुम लोगों को पैलेस जाकर बताऊंगा। पहले शुभम से मिल लें। शुभम अब भी अपने बेड पर ही बैठा हुआ था। शुभम, अब तू कैसा फील कर रहा है? मैं ठीक हूँ। शुभम, तुम्हें ऐसे बिना बताए जाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें जंगल में उस अघोरी के पास जाना ही था तो हमें भी साथ ले चलते। हाँ अंजलि, मेरा ये डिसीजन गलत था। मुझे तुम लोगों को बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे साथ ये हुआ कैसे? डीएसपी बता रहा था कि तेरे साथ जंगल में कोई औरत थी। हाँ, उसने सही कहा। मैं जंगल में उस अघोरी की गुफा ढूंढ रहा था, तभी एक औरत मेरे पास आई और मुझसे कहा कि वो अघोरी को जानती है। मैं जंगल में उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ देर तक उसके साथ चलने के बाद मुझे लगा जैसे वो मुझे कहीं और ले जा रही है। हम उस तहखाने की तरफ बढ़ रहे थे जहां हमने मंदाकिनी को खत्म किया था। जब मुझे समझ आया तो मैं वहीं रुक गया। जैसे ही मैंने उसके साथ चलने से मना किया, वो अपने असली रूप में आ गई और उसकी आवाज भी बदल गई। और फिर जब मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो उसने मेरे पीठ पे खंजर मार दिया। वो तुम्हें उस तहखाने की तरफ क्यों ले जा रही थी? कहीं वृंदा ही तो फिर से कोई चाल नहीं चल रही? नहीं, मुझे नहीं लगता वो वृंदा थी। वो मुझे किसी के पास ले जा रही थी। किसके पास? उसने कहा वो हमें मारना नहीं चाहती, कोई और उससे हमें मरवाना चाहता है। वो मुझे उसी के पास ले जाने वाली थी। शायद तभी डीएसपी सर वहां आ गए और वो मुझे वहीं छोड़कर भाग गई। शुभम, तुझे सच में इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। तुझे कोई आइडिया भी है वहां क्या कुछ हो सकता था?
अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते? हाँ मुझे पता है, लेकिन जब उसने अक्षय की जान लेने की कोशिश की तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ऊपर से उस ऋषि ने भी फोन नहीं उठाया, इसीलिए मैंने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऋषि का कॉल आया था। उसने बताया कि गुरुजी हमारी मदद के लिए ही किसी साधना में बैठे हैं, इसीलिए उस दिन ऋषि मेरा कॉल नहीं उठा पाया था। साधना पूरी होने के बाद ही गुरुजी हमारी कोई मदद कर पाएंगे। सॉरी यार, मैंने गुरुजी को गलत समझ लिया था। चल कोई बात नहीं। अच्छा हुआ डीएसपी मौर्या सही वक्त पे वहां पहुंच गया, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। हाँ तुमने ठीक कहा, अगर डीएसपी सर टाइम से वहां नहीं आते तो वो औरत मुझे मार ही डालती। शुभम, अभी तूने कहा कि औरत तुम्हें किसी के पास ले जाना चाहती थी। हाँ, उसने मुझे ऐसा ही कहा। कहीं वो तुझे उस साये के पास तो नहीं ले जा रही थी जिसके बारे में हमें उस अघोरी और साधु ने बताया था? हाँ, ऐसा हो सकता है। वो बार बार मुझे कह रही थी कि अंजलि के अलावा वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या? तब तो ये कभी वृंदा नहीं हो सकती। मैंने पहले ही कहा, जब उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी तब मेरे कान में अपना नाम कहा था, तंत्रा। अक्षय से तंत्रा का नाम सुनकर अंजलि फिर से किसी सोच में खो जाती है। अंजलि, क्या हुआ? तुम फिर से कहां खो गई? पता नहीं, मुझे लग रहा है जैसे मैंने ये नाम पहले भी अपने सपनों में सुना है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या इसका मतलब ये सब भी तुम्हारी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है? नहीं, लेकिन मैं याद करने की कोशिश करूंगी। हम सब मिलकर ये पता लगाएंगे कि आखिर ये नई औरत कौन है। फिलहाल हमें पैलेस चलना होगा। हाँ देव, तुम ठीक कह रहे हो। चलो वापस घर चलते हैं। मैं अब और इस हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता। शुभम, मैं तेरी बात नहीं कर रहा था। तुझे अभी कुछ दिन यहीं रुकना होगा, जब तक तू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। क्या यही रुकना होगा? लेकिन मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं शुभम, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तुम यहां से नहीं जा सकते। लेकिन चिंता मत करो, हम में से कोई एक हमेशा तुम्हारे साथ यही हॉस्पिटल में ही रहेगा। मैंने आप लोगों से कहा ना, यहाँ कोई एक ही आदमी इनके साथ रुक सकता है। चलिए, बाकी सब बाहर निकलिए। निखिल, तुम पूरी रात यही थे, अब तुम पैलेस जाओ और आराम करो। शुभम के साथ यहाँ मैं रुक जाता हूँ। नहीं देव, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुककर शुभम का ख्याल रखूंगा। निखिल, तू रात भर ठीक से नहीं सोया है। मेरी बात मान और पैलेस जा। चाहे तो शाम को फिर वापस आ जाना। अभी मैं शुभम के साथ यहाँ रुक जाता हूँ। देव, तुम भी तो पैलेस में सारी रात जाग रहे थे। तुम दोनों जाओ और आराम करो। शाम तक मैं शुभम के साथ यहीं हॉस्पिटल में रहूंगी। वैसे भी हमें ये सब मेरी वजह से ही झेलना पड़ रहा है। अगर मैंने शुभम को रोका होता तो ये सब होता ही नहीं। आप लोग अब तक यहीं हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ कोई एक ही यहाँ रुक सकता है। चलो बाहर निकलो सब लोग। देव, अंजलि, अक्षय और निखिल उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और हॉस्पिटल से निकलकर कार में आकर बैठ जाते हैं। देव, अब तो बता, आखिर तूने ऐसा क्या किया कि हम सबके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए उन सैंपल से मैच नहीं हुए? उनसे लड़ते वक्त तो हमारे फिंगरप्रिंट्स उनकी पूरी बॉडी पर पड़े होंगे। मैंने तुम सबसे वादा किया था ना, तुम्हें किसी भी तरह इस प्रॉब्लम से निकाल के ही रहूंगा। लेकिन तुमने ये किया कैसे देव?
कुछ दिन पहले जब मैं और अक्षय मुर्दा घर गए थे तो वहां एक गार्ड ने मुझे अंदर जाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर अक्षय ने उससे कुछ बात की और उसने हमें अंदर जाने दिया। क्या? ऐसी क्या बात की अक्षय ने? उसने हमें मेरी बात के कारण नहीं, उन 2000 रुपए के कारण अंदर जाने दिया जो मैंने उसे दिए थे। ठीक कहा। उसी को याद करके मेरे मन में आइडिया आया कि फॉरेंसिक लैब में भी हमें किसी ऐसे आदमी की जरूरत है। फिर जब हम अपने फिंगरप्रिंट्स देकर फॉरेंसिक लैब से वापस आ रहे थे, तब मुझे वापस आते हुए लैब का नाइट गार्ड मिला और उसका नंबर ले लिया। अच्छा, इसीलिए तू इतना श्योर था कि हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक गार्ड कैसे रिपोर्ट बदल सकता है? उसने रिपोर्ट नहीं बदली, मैंने उसे रिपोर्ट बदलने के लिए नहीं, सैंपल बदलने के लिए पैसे दिए थे। हम सब के सैंपल लैब में कभी टेस्ट ही नहीं हुए। और इस काम के लिए तूने उसे कितने पैसे दिए? 50,000 रुपए। क्या? 50,000 रुपए इस छोटे से काम के लिए? इतने में तो एक गुची का बैग आ जाता। और फिर कहाँ लेकर जाती वो बैग? जेल में। सब लोग कार में बात करते हुए पैलेस की तरफ बढ़ ही रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग पैलेस पहुंच जाते हैं। चलो पैलेस आ गए। निखिल, तुम जाकर आराम करो, तुम पूरी रात सोए नहीं हो। ठीक है। निखिल और बाकी सब कार से उतरते हैं और पैलेस के अंदर जाते हैं। विधायक आवास में विधायक प्रशांत सिंह, धनंजय और रॉकी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तो क्या पता चला धनंजय? कोई जानकारी मिली या तुम भी खाली हाथ आए हो? भैया जी, मैंने उस डोगरा से बात की। उसने बताया कि उन सब के बारे में जरूर उन हवेली वाले लोगों को कुछ पता है, लेकिन वो लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो खुलवाओ उनका मुंह। अगर डोगरा से ही पूछना होता तो मैं तुम्हें क्यों कहता? भैया, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि वो लोग इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलने वाले। हम लोग कुछ दिन से उन सब पे नजर रखे हुए हैं। अगर उनसे सच निकलवाना है तो उनमें से किसी को उठाना पड़ेगा। जो करना है करो, मुझे बस अपने भतीजे का कातिल चाहिए। भैया, पुलिस उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बस जल्दी करो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। जी भैया, हम आज से ही काम शुरू कर देंगे। लेकिन तुम लोग उठाओगे किसे? शाम के 7 बज रहे थे। निखिल अपने रूम में बैठा कुछ सोच रहा था। यहाँ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मुझे लगा था ये सब वृंदा का काम है, लेकिन नहीं, ये वृंदा नहीं है। मुझे सही टाइम देखकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर बाकी सबको अब भी यहाँ रुककर देव और अंजलि की मदद करनी है तो शौक से करें। मैं ये सब अब और हैंडल नहीं कर सकता। मुझे अब बस अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना है। निखिल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? देव, 1 सेकंड, मैं दरवाजा खोल रहा हूं। निखिल, तू रेडी हो गया? तूने कहा था शाम को तू शुभम के पास हॉस्पिटल जाएगा। अगर तुझे आराम करना हो या कोई और काम हो तो मैं या अक्षय हॉस्पिटल चले जाएंगे। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। मैं हॉस्पिटल जाऊंगा।
मैं बस रेडी हो ही रहा हूँ। ठीक है फिर, मैं शिल्पा को बता देता हूँ कि तुम जा रहे हो। तू कुछ खाकर जाएगा या तेरे लिए टिफिन पैक करा दूं? अभी तो बस 7 बजे हैं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तू मेरे लिए थोड़ा सा खाना पैक ही करवा दे। भूख लगी तो वहीं हॉस्पिटल में खा लूंगा। ठीक है, मैं नीचे हूं, तू रेडी होकर आ जाना। देव निखिल के कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में चला जाता है। वहां पहले से ही अक्षय और अंजलि बैठे हुए थे। क्या हुआ देव? निखिल ने क्या कहा? अगर उसे जाने का मन नहीं है तो मैं चला जाता हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निखिल बस रेडी हो ही रहा है। मैं शिल्पा को कॉल कर देता हूं। देव हॉल में रखा फोन उठाता है और शिल्पा का नंबर डायल करता है। हाँ देव। शिल्पा, निखिल बस पैलेस से निकल ही रहा है। थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। उसके साथ कुछ भेजना है क्या? हाँ, शुभम के लिए एक ब्लैंकेट भेज देना। ठीक है। देव फोन रख देता है। अब तक निखिल भी रेडी होकर नीचे आ चुका था। निखिल, तू आ गया? चल मैं तुझे हॉस्पिटल छोड़कर आता हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है देव। तू कल रात से बस परेशान हो रहा है। अब तुझे और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले हॉस्पिटल जा सकता हूँ। भाई तू तो अकेले चला जाएगा, लेकिन शिल्पा को भी तो वापस लाना है। वो कैसे आएगी? उसे तो ड्राइविंग भी नहीं आती। एक काम करो, तुम लोग यहीं रुको और मेरे साथ शंभू काका को भेज दो। वो मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देंगे और शिल्पा को पैलेस ले आएंगे। ठीक है, मैं अभी शंभू काका को कॉल करता हूं। शंभू काका। हाँ देव बाबा, क्या हुआ? आप निखिल को हॉस्पिटल लेकर जाएं और शिल्पा को वापस घर ले आए। ठीक है देव बाबा। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? ये आप कैसी बात कर रहे हो? आप लोग इतने परेशानी में हो और मैं ये छोटा सा काम भी नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू काका। निखिल और शंभू काका पैलेस से निकलते हैं और जाकर कार में बैठ जाते हैं। निखिल! देव पैलेस के अंदर से भागता हुआ आ रहा था। वो अपने हाथ में एक बड़ा सा बैग पकड़े हुए था। ये लो तुम्हारा टिफिन और शुभम के लिए ब्लैंकेट। तुम्हें ये देना तो मैं भूल ही गया था। थैंक यू देव। चलो अब तुम लोग निकलो, शिल्पा वेट कर रही होगी। हाँ, बाय। निखिल और शंभू काका पैलेस से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल के रूम में शुभम और शिल्पा एक दूसरे से बात कर रहे थे। शुभम, जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की वो दिखने में कैसी थी? पहले तो वो एकदम नॉर्मल थी। उसकी एज लगभग 60 साल लग रही थी। मैं उसके पीछे जा ही रहा था कि अचानक उसकी आवाज बदल गई। फिर उसका रूप भी बदल गया। वो किसी 17-18 साल की लड़की की तरह दिख रही थी, बहुत डरावनी, और उसके गले पर एक बहुत बड़ा कट था, जैसे किसी ने उसका गला काट दिया हो। सॉरी शुभम, मुझे तुम्हें अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। अगर मैंने तुम्हें रोका होता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। ये तुम कैसी बात कर रही हो शिल्पा? तुमने बस वो किया जैसा मैंने तुम्हें करने के लिए कहा। हमें क्या पता था वो तंत्रा मेरे रास्ते में आ जाएगी। अगर वो नहीं आती तो मैं बिना किसी प्रॉब्लम के उस अघोरी से मिलकर वापस आ जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। कमरे का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर चलकर अंदर आता है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? दर्द कुछ कम हुआ? हाँ डॉक्टर, पहले से काफी कम हो गया है। डॉक्टर, मैं वापस घर कब जा सकता हूँ? अभी कम से कम 2 दिन तो तुम्हें यहीं रुकना होगा। उसके बाद तुम्हारी रिकवरी देखकर तुम्हें डिस्चार्ज करने के बारे में सोचेंगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इतने गहरे घाव के बाद भी कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई है, वरना कई हफ्तों तक यहीं रहना पड़ता।
डॉक्टर, इसकी चोट का इसके दिमाग पर तो कोई असर नहीं हुआ ना? पहले ही इस बेचारे के पास कम है, कहीं और कम ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो तुम लोग ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, और इसे टाइम पे मेडिसिन दे देना। डॉक्टर एक बार शुभम को अच्छी तरह देखते हैं और फिर उस रूम से बाहर चले जाते हैं। क्या कह रही थी तुम? मुझ में दिमाग कम है? अभी मैं ठीक से मूव नहीं कर पा रहा हूँ, वरना अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देता। हाँ हाँ, इसलिए तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर लगा देना मेरा दिमाग ठिकाने। निखिल और शंभू काका हॉस्पिटल पहुंचने के लिए आधा रास्ता पार कर चुके थे। देखना बेटा, शुभम बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वापस घर आ जाएगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। हाँ काका, आप ठीक कह रहे हो। शुभम बस। ये क्या था काका? लगता है टायर पंचर हो गया। चलो नीचे उतर कर देखते हैं। शंभू काका और निखिल कार से नीचे उतरते हैं और कार के टायर को देखने लगते हैं। ये क्या? ये तो कील है। इतनी बड़ी कील सड़क के बीच में क्या कर रही थी? काका इधर देखिए, यहाँ तो ऐसी और भी कील रखी हुई है। पूरी रोड पर वैसी ही कई बड़ी बड़ी कीलें रखी हुई थीं। लगता है किसी ने जानबूझकर इन्हें रास्ते पर रखा है। अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हमें जल्दी टायर बदलना होगा। चलो मेरी मदद करो। शंभू काका कार से टूल बॉक्स निकालते हैं और कार का टायर निकालने लगते हैं। तभी पीछे से दो लोग चलते हुए उनके पास आते हैं। क्या हुआ भैया? ऐसे सड़क के बीच में गाड़ी क्यों रोक दी है? किसी ने रोड पे कील रख दी थी। हमारी कार का टायर पंचर हो गया है, बस उसे ही बदल रहे हैं। अरे ये क्या बात है? पता नहीं रत्नागिरी के लोगों को ये क्या होता जा रहा है। चलो हम भी तुम्हारी मदद कर देते हैं। दूसरा आदमी चलकर शंभू काका के पास जाता है। शंभू काका टायर के नट खोल रहे थे। शंभू काका उसे देख पाते इससे पहले ही वो अपने हाथ में रुमाल लेता है और शंभू काका की नाक पर रख देता है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस इन्हें थोड़ी देर के लिए सुला रहे हैं। छोड़ो छोड़ो इन्हें। निखिल शंभू काका को उस आदमी से छुड़ाने लगता है। तभी धनंजय उसे पीछे से पकड़ लेता है। जल्दी कर, बुढ़ा बेहोश हो चुका है। जल्दी इसे भी बेहोश कर दे। छोड़ो छोड़ो मुझे। रॉकी निखिल के चेहरे पर भी वही रुमाल रख देता है। निखिल थोड़ी देर छटपटाता है, फिर वो भी बेहोश होकर छटपटाना बंद कर देता है। चल जल्दी कर, इसे वैन में डालने के लिए मेरी मदद कर। अगर कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, और इस बुड्ढे का क्या करना है? पहले इस लड़के को उठाने में मेरी मदद कर, फिर बुड्ढे को इसी कार में ही छोड़ देंगे। कुछ घंटों में इसे होश आ जाएगा। वो दोनों निखिल को उठाकर थोड़ी दूर ले जाते हैं और सड़क के किनारे रखी एक वैन में डाल देते हैं। फिर शंभू काका को वापस कार में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। चल अब इसे अपने अड्डे पर लेकर चलते हैं। वहां इससे सारा सच निकलवा लेंगे। हाँ, उसके बाद विधायक भी हमसे खुश हो जाएगा। वैसे भी कई दिनों से अच्छी कमाई नहीं हुई है। एक बार विधायक का काम पूरा हो जाए, उसके बाद उससे अच्छे पैसे मिलेंगे। धनंजय और रॉकी ने ही निखिल को किडनैप करने के लिए ये सब कुछ किया था। Eight.
शुभम मेडिसिन लेकर अपने बेड पर सो रहा था। शिल्पा वही रूम में बैठी निखिल का इंतजार कर रही थी। ये निखिल कहाँ रह गया? देव ने तो कहा था वो पैलेस से निकल चुका है। देव का कॉल आया तो काफी टाइम हो चुका है। एक काम करती हूँ, निखिल को ही कॉल कर लेती हूँ। शिल्पा अपने फोन पर निखिल का नंबर डायल करती है। बड़ा अजीब लड़का है, एक तो इतना लेट, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहा है। देव से ही पूछ लेती हूँ। पैलेस में देव, अक्षय और अंजलि देव के कमरे में बैठे आपस में बात कर रहे थे। यार सच कहूं तो मुझे निखिल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मुझे अब भी लग रहा था वो कोई नई चाल चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे निखिल सच में बदल गया है। जब से शुभम हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, निखिल उसकी कितनी केयर कर रहा है। तुमने ठीक कहा अक्षय, मुझे भी आजकल निखिल के बिहेवियर में काफी चेंज दिखाई दे रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तक वो लोग वापस क्यों नहीं आए? उन्हें गए हुए तो काफी टाइम हो चुका है। 8:30 हो रहा है, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। ये देखो शिल्पा का फोन, ये लो बात करो। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। लगता है वो लोग पैलेस पहुंचने वाले होंगे, इसीलिए उसने गेट खोलने के लिए कॉल किया होगा। हाँ शिल्पा? देव, तुमने तो कहा था कि निखिल काफी टाइम पहले ही पैलेस से निकल गया है, फिर अब तक वो यहाँ पहुंचा क्यों नहीं? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। क्या निखिल अब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा? उसे तो बहुत पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए था। रुको, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। मैंने तुमसे पहले उसे ही कॉल किया था, वो फोन भी नहीं उठा रहा है। तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी पता करता हूँ। क्या हुआ देव, सब कुछ ठीक तो है ना? शिल्पा का फोन था, उसने बताया कि निखिल अब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। क्या अब तक नहीं पहुंचा? उसे पैलेस से निकले हुए 1.5 घंटे से भी ज्यादा हो गया है। उन्हें तो अब तक वापस भी आ जाना चाहिए था। वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर निखिल और शंभू काका कहाँ अटक गए? शिल्पा ने बताया निखिल फोन भी नहीं उठा रहा है। मैं भी ट्राई करती हूँ, शायद वो फोन उठा ले। निखिल मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में है। देव, तेरे पास तो शंभू काका का नंबर है ना? उन्हें कॉल करके देख, शायद कुछ पता चले। उनका भी कॉल नहीं लग रहा है, रिंग तो जा रही है लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे भी उन दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे। ऊपर से हॉस्पिटल जाने का रास्ता भी रात को सेफ नहीं रहता, दोनों तरफ घना जंगल है। भाई, यहाँ बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। चल उन्हें ढूंढने चलते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो लोग रास्ते में हमें जरूर मिल जाएंगे। नहीं अक्षय, इस वक्त बाहर बहुत खतरा है। तुम और अंजलि यही पैलेस में रुको, मैं जल्दी से निखिल और काका को ढूंढ कर आता हूँ। शट अप देव, अब कोई कहीं भी अकेले नहीं जाएगा। जहां भी जाएंगे हम तीनों साथ जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम ही अपनी जान खतरे में डालते रहोगे? वो सब तो ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कैसे? कार तो निखिल और शंभू काका ले गए हैं। पैलेस में एक और कार रखी हुई है, काफी टाइम से चली नहीं है, लेकिन कोशिश करने से शायद स्टार्ट हो जाए। देव पैलेस से बाहर निकल जाता है। अक्षय और अंजलि भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। पैलेस के पीछे एक बहुत पुरानी व्हाइट एम्बेसडर खड़ी थी। उसके ऊपर ऐसी धूल जमी थी जैसे वो वहां पर सालों से खड़ी हो। देव, तुम्हें सच में लगता है हम इससे जा पाएंगे? फिलहाल तो मुझे इसके अलावा और कोई तरीका नहीं सूझ रहा है। देव कार के अंदर बैठता है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। देव, मुझे नहीं लगता ये स्टार्ट होगी। हमें कुछ और सोचना चाहिए।
चलो जल्दी, कार में बैठो। देव, अंजलि और अक्षय उस पुरानी कार में बैठकर निखिल को ढूंढने निकल जाते हैं। धनंजय और रॉकी निखिल को लेकर तेज स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बड़े से मकान के पास जाकर रुकती है। ये एक पुराना गोदाम था जो अब बंद हो चुका था। अब उस विधायक को फोन करके बता दे, हम लोग उसे उठाकर ले आए हैं। उसे भी तो पता चले हमें उसके लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है। हाँ, तू ठीक बोल रहा है। मैं अभी भैया को कॉल करता हूँ। भैया नमस्ते। बता, क्या हुआ? काम हो गया? हम उस लड़के को हाईवे से उठाकर ले आए हैं। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, उसके साथ एक बुड्ढा था, उसे वहीं छोड़ दिया है। लड़के ने कुछ बताया या नहीं? अभी तो ये बेहोश है। लगता है क्लोरोफॉर्म का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही उसे होश आएगा हम इससे सारी बात उगलवा लेंगे। अभी तुम लोग कहाँ हो? अभी तो हम इसे लेकर आपके पुराने गोदाम आए हैं। यहाँ कोई आता जाता नहीं, तो मुझे लगा यही सबसे सेफ जगह होगी। तुझे कितनी बार कहा है, सोचना समझना तेरा काम नहीं है। तू हमेशा गवार का गवार ही रहेगा। क्या हुआ भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर गलती से भी तुम लोग मेरी जगह पर पकड़े गए तो सारा शक मुझ पर ही जाएगा। और इन मीडिया वालों को तो बस मौका चाहिए हमारी कब्र खोदने का। माफ करना भैया, हम अभी यहाँ से निकल जाते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम लोग वहीं रुको। पुलिस अभी उन्हें सब तरफ ढूंढ रही होगी। बाहर निकलने में खतरा है। मैं तुम्हें बताऊंगा आगे क्या करना है। बस मुझ पर एक एहसान करना, अब और कोई बेवकूफी मत करना। जी भैया। क्या हुआ? क्या कहा विधायक ने? साला इस विधायक के लिए हम कुछ भी कर ले, इसे हमेशा कमी ही दिखती है। इसे क्या पता हम कितना रिस्क उठाकर काम करते हैं। इसे तो बस बैठकर ऑर्डर देना है। चल ये सब छोड़, पहले इस लड़के को बांधने में मेरी मदद कर। थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। धनंजय और रॉकी निखिल को उठाकर एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा देते हैं और एक रस्सी से उसके हाथ पांव बांध देते हैं। देव, अक्षय और अंजलि उसी रोड पर आगे बढ़ रहे थे। देव बहुत स्पीड में कार चला रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। यार, ये लोग कहीं दिख भी नहीं रहे। हाँ, हम लगभग आधे रास्ते पर आ चुके हैं। अब तक एक भी कार आती नहीं दिखी। पता नहीं इस सुनसान रोड पे वो लोग कहाँ गए होंगे। अभी हमारे पास परेशान होने का वक्त नहीं है। ध्यान से देखते रहो, वो लोग हमें जरूर मिल जाएंगे। बहुत दूर से उन्हें रोड पर एक कार रुकी दिखती है। वो देखो, ये हमारी ही कार है ना? हाँ, ये तो वही कार है जिसमें शंभू काका और निखिल निकले थे। लेकिन ये ऐसे रोड के बीच क्यों खड़ी है? कहीं इनका कोई एक्सीडेंट तो नहीं? ऐसा मत बोल अक्षय, चल जाकर देखते हैं। देव कार की स्पीड और बढ़ा देता है। वहां पहुंचकर वो तीनों बाहर निकलते हैं और ध्यान से कार को देखने लगते हैं। सामने तो कोई नहीं बैठा है, ना निखिल और ना शंभू काका। कार तो एकदम ठीक लग रही है। इसका मतलब कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। ये देखो, कार का टायर निकला हुआ है। शायद इसका टायर पंचर हो गया होगा, इसलिए निखिल और काका इसे यहीं छोड़कर चले गए होंगे। नहीं अंजलि, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें जरूर कॉल करते। तभी अक्षय कार की पिछली विंडो से अंदर झांक कर देखता है। ये देखो, शंभू काका तो अंदर बैक सीट पर बेहोश पड़े हुए हैं। क्या? और निखिल, वो अंदर नहीं है? नहीं, जल्दी शंभू काका को बाहर निकालना होगा। वही बता पाएंगे कि निखिल कहाँ है। लेकिन कार तो लॉक्ड है, हम इन्हें कैसे निकालें?
शंभू काका, उठो, दरवाजा खोलो, काका। रुको, वो ऐसे नहीं उठेंगे, तुम पीछे हट जाओ। देव अपनी पॉकेट से अपना रुमाल बाहर निकालता है और अपनी हथेली पर बांध लेता है। देव, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम चिंता मत करो अंजलि। देव कार की फ्रंट विंडो के पास जाता है और उसके शीशे को जोर से एक मुक्का मारता है। देव के पंच से खिड़की का शीशा पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है और देव अपना हाथ अंदर डालकर कार का डोर खोल देता है। अक्षय, काका को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। हाँ। देव और अक्षय शंभू काका को उठाकर कार से बाहर निकालते हैं और उन्हें जमीन पर लेटा देते हैं। काका, काका, उठिए। पता नहीं, लेकिन इन्हें ऐसे होश नहीं आएगा। अक्षय, देख, कार के अंदर पानी की बोतल होगी, उसे जल्दी लेकर आ। अक्षय फौरन कार से पानी की बोतल लेकर आता है। जल्दी काका के चेहरे पर पानी छिड़क, शायद उन्हें होश आ जाए। हाँ। इन पर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है और निखिल कहाँ चला गया है। मुझे लगता है हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस? हाँ, पुलिस। पता नहीं निखिल कहाँ होगा, किस हाल में होगा। शायद अंजलि ठीक कह रही है, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। लेकिन देव, तू तो कह रहा था पुलिस से सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हाँ, लेकिन अब सिचुएशन ऑलरेडी हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। तू जल्दी पुलिस स्टेशन में कॉल कर। ठीक है। अक्षय अपना फोन निकालता है और पुलिस स्टेशन का नंबर डायल करता है। स्टेशन में कोई फोन नहीं उठा रहा है, अब क्या करे? रुक, डीएसपी मौर्या ने मुझे अपना कार्ड दिया था, शायद मैंने अपने पर्स में रखा है। देव अपने पर्स से डीएसपी मौर्या का विजिटिंग कार्ड निकालकर अक्षय की तरफ बढ़ा देता है। ये ले, इस नंबर पे कॉल करके देख। अक्षय वो कार्ड लेता है और डीएसपी को कॉल लगाता है। हेलो, कौन? सर, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। सर, निखिल कहीं मिल नहीं रहा और शंभू काका भी बेहोश पड़े हुए हैं। रुको, थोड़ा आराम से बताओ। अक्षय, उस हवेली वाले? हाँ सर, हमारा दोस्त निखिल हॉस्पिटल जा रहा था। उसकी कार रास्ते में ही पड़ी हुई है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। प्लीज सर, उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। तुम अभी कहाँ हो? अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। सर, अभी हम लोग हॉस्पिटल से हवेली जाने के रास्ते में हैं। हाईवे पर हॉस्पिटल से लगभग 12 से 13 किलोमीटर आगे। ठीक है, तुम लोग वहीं रुको, हम थोड़ी देर में वहां आते हैं। ठीक है सर, प्लीज जल्दी आइए। क्या कहा डीएसपी ने? उन्होंने यही वेट करने को कहा है, वो यहाँ आ ही रहे हैं। और शंभू काका का क्या? हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ, हॉस्पिटल पास ही है। अक्षय, तुम एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अक्षय एम्बुलेंस को कॉल कर ही रहा था
कि तभी शंभू काका अचानक उठकर बैठ जाते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। काका काका डरिए मत, मैं हूं देव। देव बाबा, आप? हाँ मैं। अक्षय और अंजलि भी यही है। आप बताइए, आप बेहोश कैसे हो गए? और निखिल कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? वो आप ही के साथ था ना? हाँ, हम दोनों हॉस्पिटल ही जा रहे थे। किसी ने सड़क पर कीले बिछा दी थी, जिससे हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। फिर? मैं और निखिल गाड़ी से उतरकर टायर बदल ही रहे थे कि तभी दो लोग हमारे पास आए। उनमें से एक ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। लगता है निखिल को वही लोग उठाकर ले गए। क्या? लेकिन निखिल को कोई क्यों ले जाएगा? वो तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं है। पता नहीं। वैसे भी निखिल ने हमसे क्या क्या छुपा रखा है, हमें क्या पता। माफ करना देव बाबा, मैं निखिल को उन लोगों से बचा नहीं पाया। नहीं काका, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब हम निखिल को कहाँ ढूंढे? पता नहीं उसे कौन ले गया होगा। निखिल उस गोदाम में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, लेकिन मुंह खुला हुआ था। निखिल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपने चारों ओर एक नजर देखता है। वो एक बहुत बड़े हॉल में था। वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। खिड़की से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। ये मैं कहाँ हूँ और वो लोग कहाँ गए जो हाईवे पर थे? निखिल वहां से उठने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो बंधा हुआ है। निखिल कुर्सी पर बैठे हुए ही छटपटाने लगता है। कोई है? निकालो मुझे यहाँ से। अबे वो लड़का अंदर चिल्ला रहा है, उससे होश आ गया। चल उसे चुप कराते हैं, वरना आवाज सुनकर कोई आ जाएगा। चिल्लाने दे उसे, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता। फिर उसे बचाने कौन आएगा? पहले मुझे ये सिगरेट खत्म करने दे, उसके बाद उसको देखते हैं। कोई है? निकालो मुझे यहाँ से। देव, अक्षय, मुझे यहाँ से निकालो। धनंजय और रॉकी बाहर से चलते हुए अंदर आते हैं। सुन लड़के, चिल्ला मत, नहीं तो अभी तेरी जीभ काट कर तेरे हाथ में दे दूंगा। ये कहते हुए धनंजय अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकालकर खोल लेता है। उसे ऐसे देखकर निखिल बुरी तरह डर जाता है। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो हम कौन सा तुझे जानते हैं? नहीं जानते? फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और शंभू काका कहाँ है? तू बस अभी अपनी जान की फिक्र कर, तेरे काका से हमें कोई मतलब नहीं है। देखो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बस मुझे छोड़ दो, मैं घर जाकर तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। तूने सुना? ये हमें पैसे देने की बात कर रहा है। हमें पैसे नहीं चाहिए, तू बस हमें सच बता दे और फिर हम तुझे छोड़ देंगे। सच? कैसा सच? यही सच कि तुम लोगों ने हमारे छोटू को क्यों मारा। क्या? कौन छोटू? देख, मैं किसी छोटू को नहीं जानता। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वही छोटू जिसका तुम लोगों ने पनवाल हाईवे पर मर्डर किया था, और उसके दोस्तों का भी। मेरी बात का यकीन करो, हमने उन्हें कुछ नहीं किया था। हम लोगों ने तो खुद पुलिस को उनके बारे में बताया था। तुम लोग पुलिस को बेवकूफ बना सकते हो,
लेकिन हमें नहीं। सच सच बता, उसे किसने मारा था? अगर तू सच सच बताएगा तो शायद प्रशांत सिंह तुझे जिंदा छोड़ दे, नहीं तो वो तुम सबको मार डालेगा। डोगरा ने हमें सब बता दिया है। तुम लोग जरूर इस केस में इन्वॉल्व हो। हम लोगों ने बस पनवाल से वापस आते वक्त उन्हें हाईवे पर देखा था। वो लोग शराब पीकर आने जाने वालों को परेशान कर रहे थे। बार बार वही बात। तुझे क्या लगता है हम लोग बेवकूफ हैं? धनंजय अपनी पूरी ताकत से निखिल को एक जोर का थप्पड़ मारता है और निखिल फिर से बेहोश हो जाता है। अब ये तूने क्या किया? कब से पूछ रहा था, इसे समझ ही नहीं आ रहा था तो मार दिया एक थप्पड़। तो थोड़ा धीरे मारता, इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? एक तो इन शहरी चूजों में जान भी नहीं होती, एक ही थप्पड़ में बेहोश हो गया। अब फिर इसके उठने का इंतजार करना पड़ेगा। देव, अक्षय और अंजलि अब भी वहीं सड़क पर खड़े पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे। लगता है पुलिस आ गई। डीएसपी मौर्य की कार उनके पास आकर रुकती है। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल अंकुल निकलकर उनके पास आते हैं। अब आराम से पूरी बात बताओ, क्या हुआ? सर, हमारे पैलेस में काम करने वाले शंभू काका और हमारा दोस्त निखिल शुभम के पास हॉस्पिटल जा रहे थे। तभी वो काका कहाँ है? तुमने कहा वो बेहोश है। उन्हें होश आ गया है। हमने उन्हें कार में आराम करने को कहा है। उन्हें यहाँ बुलाओ। अक्षय फौरन शंभू काका को लेकर आता है और शंभू काका डीएसपी को पूरी बात बताते हैं। क्या तुम्हारे दोस्त की यहाँ किसी से कोई दुश्मनी है? कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, वो तो यहाँ किसी को अच्छी तरह जानता भी नहीं है। देखो, हर बार तुम लोगों के साथ ही ये सब होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अगर तुम लोग सच में अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो अब तुम्हें पूरी बात सच सच बतानी होगी, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे।